सर्किट हाउस कुल्लू में आपका स्वागत है। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे हिमाचल सरकार में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपना पहला बजट पिछले कल पेश किया है। वैसे तो आपको पूरा आपने उस बजट को उसका प्रस्तुतिकरण आपने लाइव भी आपके मीडिया चैनल्स के माध्यम से या विधानसभा के माध्यम से सभी आपके समक्ष आया है और 2 घंटे लगभग ये बजट जो पेश हुआ है, जो मुख्यमंत्री जी ने ये बजट पेश किया है, उसके हाइलाइट्स भी आप जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने एक व्यवस्था परिवर्तन का जो बजट है उसे पेश किया है और लगभग 53,413 करोड़ का ये बजट है। उसके साथ में सारी योजनाएं पूरी विस्तार से उन्होंने रखी है। सर्वप्रथम हमारे इस बजट में ग्रीन स्टेट का एक लक्ष्य रखा गया है कि हिमाचल पहला राज्य होगा जो 2026 तक ग्रीन राज्य होगा। अब ग्रीन राज्य का मैं आपको डिटेल में ये बताना चाहता हूँ कि ग्रीन राज्य से हिमाचल को एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल के लिए होगी कि पहला प्रदेश इन भारतवर्ष में पहला प्रदेश होगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी हिमाचल शायद उन चुनिंदा स्थानों में प्रदेशों में होंगे कि जो कि ग्रीन होगा। ग्रीन का मतलब क्या है कि ग्रीन का मतलब ये है कि जो भी हम एनर्जी इस्तेमाल करेंगे वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से होगा, यानी कि उसमें कोई कार्बन का उत्सर्जन उसमें नहीं होगा, एमिशन कार्बन नहीं होगा। जैसे कोयले की एनर्जी है या डीजल से कोई एनर्जी है, कोई ऐसी कोई एनर्जी नहीं होगी जिससे कि प्रदूषण फैलता हो। तो इससे हमारे प्रदेश को, कल जैसे कई चैनल वाले मुझसे पूछ रहे थे कि आपको इससे क्या फायदा होगा, इससे ये होगा कि पूरे विश्व भर से हिमाचल में बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनीज होती है उनको जो है वो बेशक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बेशक उनका एक दायित्व जो उनका उसमें रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी रहती है, उसमें इन्वेस्टमेंट वो जो है ऐसे स्टेट्स में करते हैं जो कि ग्रीन स्टेट हो। उससे हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा होगा। मुख्यमंत्री जी ने जो है यहाँ पे हिमाचल को मॉडल एक इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट में मॉडल स्टेट बनाने की बात कही है और उसमें विस्तार में आपके पास सारी बातें हैं कि टैक्सी वालों को, बस वालों को, ट्रांसपोर्ट वालों को 50% सब्सिडी, जो निजी जो हमारे नौजवान है, कोई भी अगर वो अपने खेतों में सोलर लगाना चाहता है तो 50% सब्सिडी दे रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए कि कितनी बड़े बदलाव उससे आएगा कि खासतौर पे कुल्लू के लिए मैं बताना चाहता हूँ, पर्यटन में विकास में प्राथमिकता दी गई है। 246 करोड़ का एक 246 करोड़ कोई छोटा अमाउंट नहीं है, जिसमें कि मैं आपको बता दूं कि ये जानकारी कुल्लू के हमारे आप पत्रकार बंधु हैं, उसमें एक प्रोजेक्ट होगा जिसमें हमारे हेलीपोर्ट्स भी होंगे, उसमें हमारा एक जो है आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग का यहाँ पे मनाली में एक रिंक भी होगा,
उसके साथ में कुछ बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस जो है, वो उन्होंने कहा था, वो अभी वो है मैडम कहाँ चले गए हमारे, चलो टूरिज्म वाले, बुलाओ उनको यार। वो एक स्पेशल इलेक्ट्रिक बसेस है जिसमें कि साइट सीइंग करवाएंगे, 360 डिग्री व्यू होगा उसमें, विस्टा वाले, विस्टा इलेक्ट्रिकल बसेस। तो उसमें क्या होगा कि वो पूरे हमारे साइट सीइंग के लिए मनाली से लेकर मणिकरण तक चलेगी। अभी उसके लिए जो कंसल्टेंट है मेरे पास मिलने वाले हैं या आगे होंगे शायद, क्योंकि मैं सीधे आया, तो उनसे, मैडम आप आइए, ये जो वो आगे कंसल्टेंट, अभी तो अभी मेरे मेरे पास वो कंसल्टेंट भी आ गए हैं। तो एक बहुत बड़ा आप देखेंगे कुल्लू में बदलाव होगा। पर्यटन में एक और बताना चाहूंगा, बिजली महादेव में हम आगे बढ़े हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ गतिरोध पैदा हुआ था, उस गतिरोध को हमने पिछले कल में पूरा करके समाप्त करके हम फिर यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं चाहूंगा इसमें सभी लोगों का हमारे को सहयोग मिलना चाहिए। तो हम बिजली महादेव में भी आगे बढ़ रहे हैं रोपवे में। बाकी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की बात कही है, उसमें मैं आप अभी सरल भाषा में जितना मैं समझ पाया हूँ उसको मैं आपको समझ, क्योंकि जनता सरल भाषा में बात को समझेगी। मैं वही बात रखना चाहता हूँ जो हमारी मंशा है, कि हमने जो ये स्पेशल हमारे वार्ड है, इसमें जो अभी हमारे ये है कैजुअलिटी वार्ड, इनको बदल कर हमारे जो है इसको एक ऐसा एक कहाँ है जी इसका पर्यटन, पर्यटन का मैंने आपको बता दिया। फिर हम आते हैं इस पे कि ये जो हमारा स्वास्थ्य का है, इसमें इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट बनाने जा रहे हैं हम। कैसे कि जो कैजुअलिटी वार्ड है, जैसे सीएम साहब ने कहा कि एक बिस्तरे में दो दो मरीज पड़े रहते हैं, लेकिन इसे अब बदल कर इनको बनाया जाएगा इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट। यानी कि वहां पे इस सेवा को 24/7 उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विशेषज्ञ मेडिकल अधिकारी, स्टाफ नर्स, मतलब इतने इतने होंगे वहां पे कि उनको ऐसा भी नहीं होगा कि वो थके होंगे, कि उनको लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। पर्याप्त संख्या में वो लोग उपलब्ध रहेंगे। और आपको कैजुअलिटी वार्ड में आने वाले साल में पूरे हिमाचल प्रदेश में जो कैजुअलिटी डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव नजर आएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आदर्श स्वास्थ्य संस्थान उन्होंने कहा कि हर विधानसभा में एक एक खोले जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। और हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन, इससे क्या होगा कि जितनी दवाइयां से संबंधित जो प्रॉब्लम दिक्कतें आती थी कि सस्ती दवाइयां या मुफ्त की दवाइयां हॉस्पिटलों में उपलब्ध नहीं होती थी, उसको लेकर सप्लायर बाहर से होता था, तो एक पूरी कॉरपोरेशन बनाई गई है जिसमें ये देखा जाएगा कि सारी की सारी दवाइयां अस्पतालों में मिले। उस संदर्भ में कुल्लू को लेकर, क्योंकि आप पत्रकार बंधु सभी कुल्लू से है, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आज कुल्लू में हमने सारे के सारे स्वास्थ्य के जितने डॉक्टर्स की कमी थी, 3 मेडिसिन के डॉक्टर्स आ गए हैं। और अभी मेरे अल्ट्रासाउंड के भी डॉक्टर में बड़ी जल्दी अप्रैल के अंदर और एडिशनल में लेकर आ रहा हूँ। ये तो वो स्ट्रेंथ है, क्योंकि पूर्व की सरकार ने यहाँ पे जच्चा बच्चा अस्पताल की घोषणा तो कर दी, लेकिन उसको उन्होंने जो है ऑन रिकॉर्ड उसकी जो वैकेंसी, उसको आज तक नहीं जोड़ा, क्योंकि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ही नहीं थी। और आज जैसे ही उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अभी अप्रूवल हो जाएगी, तो लगभग 18 डॉक्टर्स की हमारी और वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो आप सोचिए 18 डॉक्टर्स अगर और हमारी वैकेंसीज क्रिएट हो जाएगी। चला रहे तो हम एमसीएच अभी भी चला रहे, मदर चाइल्ड केयर हॉस्पिटल चला रहे हैं, लेकिन वो जो काउंट नहीं किया है उसकी वैकेंसी। तो आप सोचिए कितना बड़ा एक कुल्लू में होगा। और थोड़े दिनों में मैंने जो एक संघर्ष कुल्लू में किया था, उसको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़े दिनों में कुल्लू अस्पताल के अंदर से कोई मरीज दवाई के लिए बाहर नहीं आएगा।
सारी की सारी दवाइयाँ मैं खुद देख रहा हूँ। हमने अभी वहाँ पे 3 दुकानें बिल्कुल गेट पे लगाने के कह दिया है। एक है आपकी मुफ्त, जहाँ पे पूरी की पूरी मुफ्त दवाइयाँ मिलती है। एक है कि आपको सब्सिडी पे दवाइयाँ मिलती है, और एक जहाँ पे आपको जो है कुछ कंसेशन पे, एक तो सब सब डीएफएससी की दुकान होगी। तो 3 तरह की दुकानें बिल्कुल एक जगह पे होगी और प्रॉपर गेट पे खुल रही है। उसके लिए हमने जगह बना दी है। तो ये व्यवस्था परिवर्तन है जो हमने कुल्लू अस्पताल में किया है। आज कुल्लू में नजर आ रहा है कि कुछ व्यवस्था परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि थोड़ा सा अभी उसमें, क्योंकि जो इसमें पूरी की पूरी गुंजाइश रहती है सुधार की, उस सुधार में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे हमारा ये वैकेंसीज नोटिफाई हो जाएगी तो हमारे पास बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे कुल्लू में हो जाएंगे, और आज भी बहुत सुधार है। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, आप के साथ मैं खुद विजिट करना चाहूंगा और सारी सुविधाओं के ऊपर बात करेंगे। बाकी मुख्यमंत्री जी ने हमें जो है राजीव गांधी गवर्नमेंट मॉडल स्कूल डे बोर्डिंग स्कूल के ऊपर जो है बहुत बड़ी एक सौगात हमारे को मिलने वाली क्या, मार्क हो गया कुल्लू का। पिरडी में हम 50 बीघे जमीन में लगभग 50 करोड़ के लागत से बहुत बड़ा स्कूल बनेगा, जिसमें कि प्री नर्सरी से लेकर जो है 12वीं मतलब जो +2 तक के बच्चे वहाँ पढ़ेंगे, और उनको पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वहाँ पे जो सुविधा दी जाएगी, ये है। और उसके साथ में बाकी बहुत सारी बातें हैं, आपके पास डिटेल में आ गई है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारे सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा में हमने जो है 2,31,000 महिलाओं को 1,500 रुपए देने की बात हमने शुरुआत कर दी है, और ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। उसके साथ में मैं देख रहा हूँ हमारे विपक्ष के साथी कुछ कहते हैं कि जी ये था वो था। वो तो कभी मानते ही नहीं थे कि हम ओपीएस भी दे पाएंगे। वो तो कभी मानते ही नहीं थे कि हम 1,500 भी दे पाएंगे। आज हमने शुरुआत कर दी है, उन्हें अब बोलने का कोई हक नहीं रह गया। आज हमने शुरुआत कर दी है। अब 2.5 लाख से अगर हमने शुरुआत कर दी है तो अगले सालों में हम जितने पूरे मतलब जो पात्र लोग होंगे उन सबको मिलेगी। अगर आप कहेंगे कि मेरे घर की महिला को मिलनी चाहिए जो ऑलरेडी इनकम टैक्स पे ही है, या जो अगर सरकारी कर्मचारी की बीबी को भी मिले, तो ऐसा तो मेरे ख्याल से कभी ना कोई किसी ने कमिट किया है, ना कभी किसी को उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन संपन्न लोगों से हटकर जो पात्र लोग है, गरीब लोग है, वंचित लोग है, नीचे से ऊपर हम चलेंगे, एक सामान्य वर्ग तक इसको जरूर इसके पात्रता रहेगी। और इस मामले में हम आगे बढ़े हैं। कृषि में भी बहुत बड़ा विस्तार की बात हुई है कि खेत संरक्षण योजना को आगे बढ़ाया गया है। बागवानी में कोई भी पिछली हेल नेट से लेकर जितनी सब्सिडी वाली जो भी स्कीमें थी सबको आगे बढ़ाया गया, किसी को डिसकंटिन्यू नहीं किया गया है। लेकिन उसके साथ में जो मंडियों में किसानों की बात को कैसे सुना जाए, आज मुझे खुशी है जो हमने वायदा किया था कि किसानों बागवानों की बात को सुना जाएगा, उसी प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं। और मार्केट कमिटीज के साथ बैठकर तय किया जा रहा है कि आने वाले मतलब जब भी ये आगे हो तो मंडियों में जो है किसानों का बिल्कुल बोलबाला होना चाहिए। इसके ऊपर सरकार आगे काम कर रही है। और ग्रामीण इसके लिए प्रोत्साहन करने के लिए जो है, आपने देखा होगा कि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए एक दूध को जो ये हमारा डेयरी का था, हिमगंगा योजना चलाई गई है। अब हिमगंगा योजना में सबसे पहले तो दूध खरीद की जहां तक बात थी, उसमें ये था कि अपना जो है दूध हम प्रोक्योर करेंगे,
जैसे हम कह रहे थे कि दूध प्रोक्योर करेंगे और अच्छे दामों में करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रोक्योरमेंट का जो एक जैसे जो एक हमारा तरीका होना चाहिए, उसके लिए जो हमारे पास अवेलेबिलिटी कलेक्शन व्हीकल्स होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो हमारा प्लांट है उसमें उसको अ, जितना दूध है उसे आगे जो है मतलब उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसकी मशीनरी होनी चाहिए। उसके लिए 500 करोड़ रुपए रखा गया है। जैसे ही ये सुदृढ़ हो जाएगा हमारा कलेक्शन और उसको दूध को मतलब पेस्चराइज करने का जो जो भी होगा, मशीनें लग जाएगी, तो उसके बाद कलेक्शन भी शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले सरकारी मशीनरी को इसमें किया जा रहा है मजबूत। बाकी उसके साथ में जो है पशुपालन के लिए जो है क्लस्टर अप्रोच के आधार पर हिम उन्नति का इसको आगे बढ़ रहे हैं। योजना आई है और उसके साथ में हाँ जी, स्टार्टअप प्रोग्राम के तहत जो नौजवानों को बड़े सारे प्रोत्साहन दिए जाएंगे, ये आपके समक्ष है। और जिस प्रकार से राजीव गांधी स्वरोजगार योजना, इसे जो है नई औद्योगिक नीति को लेकर आ रहे हैं कि भाई आपको जो है आइए और आपको पूरी की पूरी जो सुविधाएं, जो परमिशन है, वो सरकार लेकर देगी। जितने बेशक आपको जमीन चाहिए, आपको उसमें इवन लोन चाहिए नौजवानों को, उसके लिए सरकार गारंटी रहेगी और उनको स्टार्टअप के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये बड़ा भारी एक मुख्यमंत्री जी ने ये सबके लिए रखा है। उसके साथ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कुछ प्रदेश ने अपने स्तर पर जो है कुछ सड़कों को किस प्रकार से उन पे काम आगे बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए भी एक बड़ी योजना मुख्यमंत्री जी ने रखी है। और बाकी आपने देखा होगा पैरा वर्कर, मनरेगा कामगार, छोटे दुकानदार खासतौर पे तथा अन्य वर्गों के कल्याण के लिए कई सारी योजनाएं लाई गई है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ऐसे में उसके बाद पंचायती राज को मजबूत करने के लिए भी काफी आप देखिए मजबूती करने के लिए मानदेय भी बढ़ाए गए हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये भी एक बड़ी बात है। बाकी तो ये है कि अभी मुख्यमंत्री जैसे लघु दुकानदार कल्याण योजना है, इसके अंतर्गत जैसे छोटे दर्जी, नाई, चाय वाले, रेडी फड़ी वाले 50,000 तक के ऋण पर लगने वाले ब्याज का 50% सरकार सरकार देगी। मतलब जो उन पे ब्याज लग रहा है उसका उसको जो है सब्सिडी के तौर पे, इंटरेस्ट सब्सिडी के तौर पे 50% पैसा सरकार देगी। इस तरह से बहुत बहुत सारी आपने देखा होगा कि बाकी फॉरेस्ट क्लियरेंसेस का था। देखिए जो मेरे अपने विभाग है, जैसे बिजली का है, बिजली में सौर ऊर्जा का है, उस पर हमने बहुत अच्छा काम किया है। और उसके साथ में सौर ऊर्जा में तो आप देखेंगे जो हमारे नौजवान घर में 2-4 बीघे जमीन पड़ी है, लेकिन वो जमीन को छोड़कर शहर की तरफ दौड़ रहे हैं कि उन्हें रोजगार ढूंढना है। लेकिन 4 बीघे में या 1 एकड़ में 1 मेगावाट लगता है। 1 एकड़ होता है 12.5 बीघे, लेकिन 4 बीघे में अगर आपका जो है 250 मेगावाट भी 250 किलोवाट लगता है, तो 250 मतलब 1/4 मेगावाट लगता है, तो आपको इतनी इनकम जनरेट होनी शुरू हो जाएगी सब्सिडी मिलने के बाद। जैसे ही आपका वो फ्री हो जाएगा तो लगभग आपको 1,00,000-1.5 लाख रुपए घर बैठे आप घर का कामकाज को देखते हुए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 50% सब्सिडी है। मेरे ख्याल युवाओं को
इसमें सौर ऊर्जा में आगे आना चाहिए। ये मेरी आपके माध्यम से जो स्वरोजगार ढूंढने वाले युवाओं के लिए ये मैसेज है कि एक बहुत ही जो है विजनरी ये डॉक्यूमेंट ये लेकर आए हैं बजट का। और उसमें आप देखिए टैक्सी वाले हमारे, उनके लिए भी बहुत बढ़िया है रोजगार कि आप आज के दिन में अगर आप एक इनोवा गाड़ी अगर लेते हैं तो इनोवा गाड़ी की कीमत अभी कितनी कितनी है जी? 20 लाख है ना? 20 लाख है ना बेस मॉडल। आपको उसी 20 लाख रुपए में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलती है, आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलती है। उसमें से 10 लाख आपको सरकार देगी, सरकार देगी। मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ। 10 लाख की आपको गाड़ी पड़ी, आपको यहाँ से रोहतांग पास जाना पड़ता है, आपका तेल लगता है 3,000 का, ठीक है जी। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपका तेल, आपका जो बिजली का खर्चा होगा वो 1,000 रुपये होगा। जो 2,000 बचा किसको बचा? वो आप एक हमारे नौजवान को बचा। और उस तरह आप देखो उसका हफ्ते में अगर एक भी चक्कर लगता है या 3-4 दिन में एक चक्कर लगता है तो आप देखिए उसका कॉस्ट एफिशिएंट कितना है। लेकिन आप टूरिस्ट से तो आप जो फेयर है वो चार्ज कर ही रहे हैं, उनको फेयर देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी अपनी सेविंग कितनी है? बहुत बड़ी सेविंग है। तो ऐसे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज तक जितनी ये पेट्रोल कंपनी थी, जितने ये बड़े बड़े औद्योगिक घराने थे, जितने पेट्रोल और डीजल से वाहन चलते थे ना, ये इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन को क्यों नहीं आना देना चाहते मार्केट में? अब आने शुरू हुए ना। लेकिन जिस गति से इलेक्ट्रिक वाहन आने चाहिए थे, आप देखिए हिमाचल जैसे प्रदेश के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का आना एक बहुत बड़ी सौगात है कि हम, क्योंकि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी सरप्लस राज्य है हमारा। और जो हमारे यहाँ पे दर है, घरेलू दर है, आप स्विच वाला सिस्टम होगा गाड़ी में कि आप उसको घर में ही चार्ज कर सकते हैं। आपको लग रहा तो डोमेस्टिक है, आपसे कोई फालतू पैसा तो नहीं ले रहा है। आप डोमेस्टिक चार्ज में आप अपनी गाड़ी को घर में आप चार्ज कर रहे हैं, लेकिन आप कमर्शियल यूज के लिए उसे यूज कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है ये। वैसे ट्रांसपोर्ट में है, वैसे ही हमारा मतलब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में है, वैसे गुड्स ट्रांसपोर्ट में है कि अगर आपको 1 लाख का ट्रक, 1 करोड़ का ट्रक अगर मिलता है, 1 करोड़ की बस मिलती है तो 50 लाख सरकार देगी, लेकिन उसकी रनिंग कॉस्ट है आपकी बहुत कम होगी। ऐसे में मैं समझता हूं कि हमने इस बारी कम से कम युवाओं को हमने एक बहुत बड़ा एक जो है हमारे मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को लिए सच में 30,000 तो सीधे तौर पे नौकरियां लेकर आ रहे हैं। सीधे तौर पे भर्तियां होगी, रेगुलर भर्तियां, पेंशन वाली नौकरी 30,000 हिमाचल में आई है। जो ये बाकी विभिन्न इस पे हमारे जो जा रहे हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर में लगभग 90,000 नौकरियां, ये जो जैसे आप इलेक्ट्रिक बसेस होगी या हमारे जो गुड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगी, और उसके साथ में हमारा ये होगा टैक्सीज होगी। ऐसे मैं बता रहा हूँ सोलर के हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे और प्राइवेट, ये आंकड़ा लगभग 90,000 तो हम प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, जो हमारे को उम्मीद है कि जॉब जनरेट होगी। लेकिन उसके बावजूद जो स्टार्टअप में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सरकार बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रही है। और पढ़ने वाले बच्चों को आपको पता है कि सभी बच्चों को अब वर्दी जो मुफ्त दी जाएगी, सारे वर्ग के बच्चों को जो सरकारी स्कूलों में। ये पीछे कहीं से मीडिया में गलती से वो बात आ गई थी कि भाई कुछ लोगों को नहीं, सभी वर्गों के लोग बच्चों के लिए सरकारी वर्दी, सरकारी स्कूलों में वर्दी मुफ्त दी जाएगी। और उसके साथ में उसको बेटियों के लिए स्कूटी, जो इलेक्ट्रिक स्कूटी जो बेटी लेगी उसको 25,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मेरे ख्याल पूरी जो स्कूटी है वो
40-50 हजार में आती है ना? इतने की है जी स्कूटी जो शुरुआत। अब बेस मॉडल जो है आप 50,000 लेकिन एक बहुत बड़ी ये है कि आप देखिए ना उसकी रनिंग कॉस्ट कितनी होगी, बहुत कम होगी। और ऐसे में एक बहुत बड़ी मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था, हमने जो 10 गारंटियां बोली थी, इस वक्त लगभग 6 गारंटियों पे हम काम करना हमारा हमने इस बारी टच कर दिया, टच नहीं कर दिया है, ओपीएस पूरी तरह लागू हो गई है। हमने जो है रोजगार का जो 1 लाख रोजगार हर साल देने की बात थी, उस टारगेट को हम अचीव कर चुके हैं इसी में। और आप देखें कि इसमें जो हम टूरिज्म में जो इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं और जिस प्रकार की हेल्थ सर्विसेज में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं, बागवानी में सीए स्टोर्स हमारे जगह जगह खुल रहे हैं, तो ऐसे में हमारी प्रदेश की कनेक्टिविटी को लेकर आज मुझे चलो खुशी है कि कांगड़ा एयरपोर्ट को कम से कम पूरा बोइंग के लिए बड़ा बनाया जा रहा है। आने वाले वक्त में बुंतर एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात भी होगी, लेकिन अभी तो ये है कि कुछ टेक्निकल जो रीजंस है या जो पिछले सालों में काम नहीं हुआ है, हम उनका सुधार करते हुए हम चाहेंगे अगले साल में हमारा भी नंबर आए। लेकिन इस वक्त हिमाचल के अंदर बड़ा एयरपोर्ट बनना, बड़ा एयरपोर्ट मतलब जिसमें कि एयरबस आती हो, तो ये होगा कि हिमाचल के अंदर टूरिस्ट आएगा, टूरिस्ट अगर कांगड़ा आएगा तो कुल्लू भी आएगा, और कुल्लू आएगा तो लाहौल भी जाएगा, लाहौल जाएगा तो वो स्पीति भी जाएगा, स्पीति जाएगा तो शिमला भी जाएगा। तो ये तो देखिए हम एक प्रदेश है, इसको कोई क्षेत्रवाद की बात ना करते हुए हिमाचल में बहुत बड़ा पर्यटन में के लिए इस बजट में प्रोत्साहन दिया गया है। हाँ, कुल्लू के लिए तो देखिए हेलीपोर्ट को लेकर हमारा अभी मनाली के पास हम ये कर रहे हैं, नया हेलीपोर्ट बना रहे हैं, और उसके साथ में मेरे ख्याल से जी बिजली महादेव का जो रोपवे आ रहा है और उसके साथ और भी रोपवे आएंगे। अभी तो ये तो बजट की बातें हैं, लेकिन कुछ एक और प्रोजेक्ट्स जो हमारे हाथ में है। और अभी वेलनेस सेंटर मेरे ख्याल 25 करोड़ का कुल्लू में आने वाला है, उसी के लिए कंसल्टेंट अभी आए हैं। मैडम जी 25 करोड़ का है ना? 25 करोड़ का, उसके लिए अभी बाहर हमारे कंसल्टेंट आ गए। 25 करोड़ में एक वेलनेस सेंटर बनेगा जो कि बहुत बड़े इलाका। अभी ये तो कह रहे हैं मैडम जी की 50 बीघे, उसके लिए भी जगह चाहिए, तो हम वही देखने वाले हैं। तो उसके लिए अभी हम कंसल्टेंट से बात करेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज देखिए हिमाचल में जो कनेक्टिविटी हेलीपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट है उसके साथ में हिमाचल के लिए फिलहाल एक डेडिकेटेड जो हमारा जो एक बहुत बड़ा एक हेलीपोर्ट होगा, जहां से इन सभी हर जिले के लिए उड़ानें चलेगी। आज हमें खुशी है कि जैसे हमारी सरकार बनी, सरकार बेशक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन वहां पे जो अफसर बैठे हैं या वहां पे जो मंत्री गण बैठे हैं, जो वहां पे जो सरकार बैठी है, उनसे समन्वय एक संबंध कायम किया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने। और यही वजह है कि आज बड़ी बड़ी योजनाएं हमें मिल रही है, बावजूद इसके कि बेशक हम अलग विचारधारा से है, लेकिन हमने संबंध कायम किया है। जो उनकी विचारधारा की सरकार पिछले 5 साल थी, वो संबंध कायम नहीं कर पाई। वो जो डबल इंजन की बात कर रहे थे, उन्होंने वो कनेक्ट दोनों इंजन को जोड़ा ही नहीं एक दूसरे के साथ, वो विपरीत दिशा में चलते रहे। लेकिन आज हमने कम से कम जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका भरपूर लाभ हम उठा रहे हैं। और उसके साथ में जो एक कम से कम जो उनको मूलभूत फॉरेस्ट क्लियरेंस था, फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेकर आज तक ये रहता था कि कोई भी केंद्र की योजना, गडकरी जी ने अपने मुख्यमंत्री जी को, पूर्व के मुख्यमंत्री को फटकार लगाई थी शिमला नेशनल हाईवे के ऊपर कि वो उनको
2 साल से, पिछले वक्त में 2 साल से उनको जो लैंड एक्वायर करके नहीं दे सके। आज मुझे खुशी है कि हमने बिजली महादेव का जो रोपवे की लैंड 2 महीने के अंदर उनको क्लियर करके दी है। हमने सिस्टम बना दिया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पुराने वक्त में क्या होता था, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आप पिछले 5 सालों का इतिहास निकालो, आप पिछले 1 साल की मैं बात नहीं करता हूं, उससे पहले आप देखिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की फॉरेस्ट क्लियरेंस की कितनी मीटिंग होती थी, साल साल भर नहीं होती थी। लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने सीधे तौर पे ऑर्डर कर दिया है कि हर 15 दिन में फॉरेस्ट क्लियरेंस की बैठक होगी जिला लेवल पे, डीसी को रिपोर्ट करना होगा हर 15 दिन में, महीने साल की बात नहीं है, हर 15 दिन में। ऐसे में हमने नोडल जो है ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर के साथ पूरे यूजर एजेंसी को बनाया है, और उसके साथ में हमने ये फॉरेस्ट का विभाग में मैं मेरा स्वयं मुख्यमंत्री जी के साथ में चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के रूप में हूं, और हमने डेडिकेटेड एक पीसीसीएफ ऑफिस में एक अफसर बैठा दिए हैं। हमारे कथुरिया जी वहां पे हैं, अफसर जो है हर्षवर्धन कथुरिया, जिनको हम मंडी से ले गए और उनको वहां पे सिर्फ फॉरेस्ट क्लियरेंस के केसेस के लिए बैठाया है। उसके साथ में हमने आउटसोर्स एजेंसी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको हमने रख दिया है। उसके पास वो जो है आउटसोर्स एजेंसी है, उनका जिम्मे है कि वो एक नॉमिनल फीस के तहत जो है सारी फॉरेस्ट क्लियरेंस करवाएंगे। मुझे खुशी है कि आज बहुत सारे रुके पड़े प्रोजेक्ट जो बजट के साथ साथ उनको पंख लगेंगे, और मैं बधाई देता हूं कि हमारे जितने, मैं जिला प्रशासन को भी बधाई देता हूं। हमारे यहाँ पे डीपीआरओ साहब है, हमारे डीटीओ मैडम है, ये खुद बड़ी एडवेंचरस है और इन्होंने काफी खुद भी इसमें ले रहे हैं। आज मुझे खुशी है कि अभी इन्होंने मेरे को जो कुल्लू का हमारा पैराग्लाइडिंग की हमारी परमिशन आ गई है, और इस हफ्ते से आने वाले हफ्ते में हम कुल्लू में पैराग्लाइडिंग का काम यहाँ पे शुरू हो जाएगा, और उसके साथ में बहुत सारी और भी एक्टिविटीज यहाँ शुरू होगी। ये बजट एक बहुत ही विजनरी नेता द्वारा, हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो एक साधारण परिवार से ईमानदारी से और अपने दृढ़ निश्चय से आगे बढ़े हैं। आज उन्होंने जो पूर्व में लोग कहते थे कि ये बातें संभव नहीं हो सकती है, लेकिन वो बातें आज संभव हो रही है कि हम जो है नौजवानों को रोजगार का अवसर दे रहे हैं, पक्की नौकरियों के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, हम स्टार्टअप के लिए आगे बढ़ रहे हैं, किसानों की समृद्धि के लिए, महिलाओं को आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए, और सब बातों को लेकर इस बजट में पूरा ध्यान रखा गया है। शिक्षा का, स्वास्थ्य का, तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कुल्लू को बहुत सारा, पर्यटन में बहुत सारा पैसा आया है, और हर एक योजना में कुल्लू को पैसा आया है, और ये ऐसा नहीं कि ये हमारी सरकार 5 साल के लिए है, और 5 साल में कई सारी और भी योजनाएं आपके समक्ष होगी। लेकिन फिलहाल ये जो विजनरी नेता हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, जो उन्होंने बजट पेश किया है, वो सच में एक जो है व्यवस्था परिवर्तन हमारे कुल्लू में, हिमाचल प्रदेश में लेकर आएगा। ये मैं आपके समक्ष कहना चाहता था। आपने समय दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यही मैं बातें रखता हूं। सर, टूरिज्म को विकसित करने की बात कर रहे हैं, कुल्लू जिला में ऐसे अधिकारियों और ग्रेड 1 की बात करें या फिर छोटे अधिकारी, दर्जनों पद खाली है, तो ऐसे में कैसे वर्क जो है वो आगे होगा? ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई अभी उस वजह से काम रुके हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमने पिछले कुछ दिनों से, जैसे हमने यहाँ पे पैराग्लाइडिंग साइट चलाई है, अब ये ओपन करवाई है, या हमने कुछ नए पर्यटन स्थल जैसे गोरुडुग में हमने स्कीइंग शुरू की है, तो मेरे ख्याल से ये कई बात आड़े नहीं आई है। लेकिन फिर भी अगर आप हमको लगता है कि इसको तेजी लाने की बात है, हम बड़े ओपन हैं। हमने कहा है कि जहाँ पे हमारे
विभाग काम नहीं कर सकता, हम आउटसोर्स एजेंसी को एंगेज करेंगे। ऐसा नहीं है, अब तो जमाना अंतरराष्ट्रीय जो है विशेषज्ञों को जोड़कर स्कीमें बनाने का है। अब ये नहीं कि हम अपने दफ्तर के लोगों से ही काम लें। हमारे पास डीपीआरए बनाने के लिए पर्यटन में हो या लोक निर्माण में हो, आईपीएच में हो, किसी में भी हम आउटसोर्स एजेंसी को मुख्यमंत्री जी ने अलाउ कर दिया है। लेकिन उसके साथ में कई मार्ग को अगर लगता है स्टाफ की जरूरत है, हम उसे भी भरेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगा नहीं।